हेलो एवरीवन, दिस इज़ आपका जो है बेसिकली ये MSD 6 का जो है चौथा पार्ट है। ठीक है, 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। ऑलमोस्ट अपना जो है मैं इतना कह सकता हूँ कि 60% जो चीज़ें 60 to 70% चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनालिसिस करने के बाद में आपके सामने आते हैं, उनको मैं आपके सामने इसको डिस्कस करूँगा। मैं आपकी पृष्ठभूमि बना चुका हूँ, आपके बैकग्राउंड में मैं इन चीज़ों का आपके साथ पहले ही बना चुका हूँ। अब मेरे को इनको पढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा जो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल सा रीडिंग करनी है, बाकी खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आदिवासी क्या बोल रहा हूँ मैं, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख साहित्यिक धाराओं का उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये अपना जो फर्स्ट वीडियो था उसके एंड में एंड सेकंड वीडियो की शुरुआत में मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख साहित्यिक धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, आदिकाल का जो साहित्य लिखा गया वो बेसिकली 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया। ये प्रारंभ काल है। ये इसमें प्राकृत अपभ्रंश से विकसित हो रही प्रारंभिक हिंदी, वीर परंपरा, लोक आख्यान और धार्मिक प्रवृत्तियों का युग था। साहित्य की भाषा कैसी थी? पुरानी अवधि, अपभ्रंश और राजस्थान की मिश्रित भाषा थी। ठीक है, आई थिंक इससे पहले मैंने आपको भाषा वाला डिटेल में नहीं पढ़ाया ना, भाषा की केवल मैंने आपको समाज के साथ क्या लिंक है उसका वही बताया। 1 मिनट में आपके सामने भाषा वाला पहले एक बार बता देता हूँ आपको। तो हिंदी के चारों साहित्य के जो कालखंड है, साहित्य के जो चारों का इतिहास के जो चारों कालखंड है उनको उनकी अपनी अपनी भाषाएं भी रही है। ठीक है, तो भाषा पर प्रश्न करने के लिए आपको वो जो इतिहास का एक मैप, जो माइंड मैप, वो देखना पड़ेगा। चार्ट आपके पास सामने दिख रहा होगा। तो आर्य भाषा की स्थिति क्या है? ठीक है, तो प्राचीन आर्य भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। उसके बाद मतलब आपकी लौकिक संस्कृत, इसका टाइम पीरियड ये छोड़ो इसको। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा आपकी संस्कृत थी, उसके बाद वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद मध्यकालीन भाषा जो संक्रमण काल था उसमें आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवधि, ये रही है। सीक्वेंस भी इनका ये रहा है, सबसे पहले पाली, ठीक है, उसके बाद आपकी आती है प्राकृत, ओके, उसके बाद आपका अपभ्रंश और उसके बाद अवहट्ट। इनको याद रखना है। तो सबसे 2 शब्द इसमें है, इसमें 3 शब्द, इसमें 4 शब्द और इसमें 5 शब्द, इस तरह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये संक्रमण काल का टाइम था। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो आधुनिक आर्य भाषाओं में जब आप देखते हो तो आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी जो आती है आपके 1100 से 1300 के आसपास में है। ठीक है, मध्यकालीन हिंदी आती है आपकी 1300 से 50 और 1350 से 1850 के बीच में। इसमें आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी में आपका आदिकाल का साहित्य लिखा गया। मध्यकालीन हिंदी में आपका 1350 से 1850 के टाइम पीरियड में भक्तिकाल और रीतिकाल का साहित्य लिखा गया। और आधुनिक काल में आपका जो है आज का जो साहित्य लिखा जा रहा है 1850 से लेकर के अब तक का। ठीक है, तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया लैंग्वेज को लेके। इसके बाद भारत की भाषाओं तथा हिंदी का जब उद्भव देखते हैं अपन, तो भाषाएं देखो 2 टाइप की इंडिया के अंदर, एक तो आर्य भाषाएं और एक अनार्य भाषाएं। ठीक है, आर्य भाषाओं में कौन कौन सी आती है? आपकी यूरोपीय भाषाएं और गैर यूरोपीय भाषाएं। ठीक है, तो यूरोपीय भाषाओं से इनका कोई मतलब नहीं, अपने आती है गैर यूरोपीय भाषा लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो ईरानी, दर्द और भारतीय। तो भारतीय कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत एक कौन सी भाषा है? गैर यूरोपीय भाषा है। इसके बाद ईरानी, इनसे कोई मतलब नहीं। अनार्य भाषाओं में जब आप देखोगे तो अनार्य भाषाओं में कौन कौन सी आती है? तो अनार्य भाषाओं में आपकी द्रविड़ की लैंग्वेज आती है, मुंडा, कोल और ऑस्ट्रिक, ये भी आपकी किस में आती है? अनार्य भाषाओं के अंदर आती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो द्रविड़ भाषाओं में कौन कौन सी आती है? आपकी तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और मुंडा, कोल, ऑस्ट्रिक में आपकी संथाली जो लैंग्वेज होती है वो देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई भाषाएं। इसके बाद हिंदी की उपबोलियां और उपभाषा भी जो है हिंदी का एक सब कैटेगराइजेशन है, उसके अंदर हिंदी की भाषाएं उपबोलियां देखी जाती है। तो ये एक मैप है जिसमें हिंदी की इतने सारे जो है ये कह सकते हो कि इतने सारे जो है इसमें भी उपभाषाएं, इसकी उपबोलियां हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा की बोलियों पर कोई प्रश्न आता है तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, हिंदी और उसकी बोलियों का अंतर संबंध क्या है? कोई भी भाषा वास्तव में विभिन्न बोलियों का समष्टि रूप होती है। इस प्रकार वर्तमान हिंदी की अंगभूत विभिन्न बोलियों का अंतर संबंध तो इसी बात से स्पष्ट है कि इन्हीं के तांगों से गुथकर हिंदी का एक स्वरूप संरचित हुआ है। मतलब हिंदी अपने आप में कोई विशेष या स्पेशल भाषा नहीं है। ये छोटी छोटी विभिन्न बोलियों से, विभिन्न उपभाषाओं से आदि से मिलकर के हिंदी का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिंदी अपने आप में कोई उद्भूत भाषा नहीं है, ये विभिन्न बोलियों उपभाषाओं का मिश्रण है। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी की विभिन्न बोलियों का अंतर्संबंध 3 पहलुओं से रेखांकित किया जा सकता है, जैसे कि ऐतिहासिक परंपरा, ठीक है, इसके बाद भौगोलिक परिवेश, इसके बाद आता है आपका भाषिक संरचना। ठीक है, तो ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि डालेंगे तो ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी की समस्त बोलियों का उद्भव स्रोत प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। ये सभी बोलियां संस्कृत के बाद आपकी पाली, इसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की परंपरा से विकसित हुई है। उदाहरण के लिए अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास और खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, भौगोलिक परिवेश की बात करें
तो भौगोलिक प्रवेश की दृष्टि से भी हिंदी की बोलियों का परस्पर संबंध सूत्र स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। पूर्व में प्रचलित बिहारी वर्ग की बोलियों से लेकर पश्चिम की राजस्थानी उपवर्ग की बोलियों तक के विशाल क्षेत्र में प्रचलित हिंदी की बोलियों की सीमाई रेखाएं परस्पर इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध है कि उन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है। मतलब राजस्थान से लेकर के आप जब बिहार के मिथिलांचल इलाके तक चले जाओगे ना, बिहार के इलाके तक, फिर भी आपको कुछ कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, बट राजस्थान की बोली का एक अपना टच है, बिहार की बोली का एक अपना टच है। ठीक है, तो हिंदी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं एक बार उन पर नजर डालते हैं अपन। तो इस मैप में आप देखोगे एक ट्री जैसा सिंबल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैप में देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा। उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वानी बोली जाती है, पंजाबी, हरियाणवी, इधर मारवाड़ी, इधर अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बांग्ला, असमिया, है ना, ओडिया, छत्तीसगढ़ी, मराठी, बघेली, बुंदेली, ब्रिज, मालवी, गुजराती और सिंधी। तो ये इतनी सारी जो है हिंदी की बोलियाँ हैं, बोलियाँ और भाषाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप मैप बना के भी जो कल इसको दर्शा सकते हो ताकि ज़्यादा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। तो देखो कि प्रचलित बिहारी वर्ग की बोलियों से लेकर पश्चिम की राजस्थानी उपवर्गीय बोलियों तक के विशाल क्षेत्र में प्रचलित हिंदी की बोलियों की सीमाएं रेखाएं परस्पर इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध है कि उन्हें अलग कर पाना संभव नहीं। मगही मैथिली आपस में मिलती जुलती बोलियां हैं, तो भोजपुरी अवधी की भाषिक प्रवृत्ति बहुत कुछ साम्य है, मतलब सिमिलर सी है वो, है ना। ये पिक्चर एक दी गई है जिसमें आपको मैंने बताया पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, इनका क्षेत्र दर्शाया गया है इसके अंदर। आप भी मैप बना सकते हो वहाँ पे चाहो तो। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं बोलियों के भौगोलिक क्षेत्र को समझा जा सकता है। जैसे राजस्थान में भी हिंदी के कितने टाइप है, देखो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहार के अंदर के कौन कौन से हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, पहाड़ी के अंदर कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको, कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, पूर्वी हिंदी देखोगे तो आपको अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये देखने को मिलेंगे। पश्चिम हिंदी के देखोगे तो आप ब्रजभाषा आपको देखने को मिलेगी, खड़ी बोली देखने को मिलेगी आपको, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और दक्खनी। ये सारी की सारी जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको भाषिक प्रवृत्ति के तौर पर देखोगे तो भाषिक प्रकृति, संरचना और व्याकरण की प्रवृत्तियों के आधार पर भी हिंदी की प्रमुख बोलियों में अंतर संबंध स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। तो ध्वनि व्यवस्था के स्तर पर देखो इनका, अगर इनको ज़्यादा डिटेल में लिखना हो, टेक्निकल आंसर बनाना हो, तो आपको इस तरह लिख सकते हो कि सभी बोलियों में स्वर प्राय समान है। ठीक है, स्वर इनमें एक जैसे ही, इनका वाक्य विधान कोई अलग नहीं हो जाता, स्वर इनके जैसे अभी भी एक जैसे ही है। सभी बोलियों में स्वरों का सानुनासिक रूप प्रयुक्त होता है। अपभ्रंश में विकसित ड और ढ ध्वनि प्राय सभी में बोली जाती है। ड और ढ ध्वनियाँ सभी जगह बोली जाती है। क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण, स्वर भक्ति, उच्चारण द्वैत प्रवृत्तियाँ सभी बोलियों में बोली जाती है। जैसे धम्म को धाम बोला जाता है। ठीक है, प्रदेश को प्रदेश बोला जाता है बहुत जगह। ठीक है, न और न को व और व भी बोला जाता है बहुत बार। ठीक है, जितना आपको समझ में आ रहा है, आप जितना समझ पा रहे हैं, जितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं चीज़ों को, उसी तरह आपको कल जो है भाषा वाले प्रश्न पे आपको लिखना है वहाँ पे। ठीक है, नाउ व्याकरण के स्तर पर भी देख सकते हैं इसको। व्याकरण के स्तर पर देखोगे तो लिंग संरचना में देख सकते हो, स्वरनाम में देख सकते हो, कार्य की संरचना में, रूप संरचना में देख सकते हो। ठीक है, क्रिया संरचना में देख सकते हो। तो व्याकरण की वही टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद शब्दकोश के स्तर पर देखा जाए तो संस्कृत के अर्ध तत्सम और तद्भव शब्दों के रूप हिंदी की विभिन्न बोलियों में मिलते जुलते हैं। देशज शब्द सामान्यतः सांस्कृतिक भौगोलिक पृष्ठभूमि के कारण सभी बोलियों में समझे जा सकते हैं, जैसे मौजा और बावड़ा। ठीक है, ये सामान्य से शब्द है जो आप एग्जाम्पल कल यूज ले सकते हो। तो संक्षेप में क्या है, तो हिंदी की सभी बोलियां हिंदी की अमूल्य निधि है, हिंदी का मानसरोवर इसकी विभिन्न बोलियों के जल से ही अभिसंचित है या अभिसंचित है। ठीक है, हिंदी की अनंत मुहावरा, लोकोक्ति राशि और उसकी सूक्ति भंडार इन्हीं बोलियों के आंचलिक अनुभव जन्य लोक प्रयोग का सुफल है। तो इस प्रकार आप भाषा वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे। ठीक है, इस वाले डायग्राम से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हो। सेम टू सेम वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है इसमें ना। मगधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, खश, महाराष्ट्री, राजस्थानी और वाचड़, इनसे आप जो है हिंदी वाले जो भाषा का जो एक ट्री है ना, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से समझ में आ जाएगी। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख साहित्यिक धाराओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, साहित्यिक धाराओं का उल्लेख करना है। ठीक है, तो देखिए आदिकाल का संक्षिप्त परिचय 8वीं 12वीं शताब्दी के बीच में इसका प्रारंभिक काल है। प्राकृत अपभ्रंश से विकसित हो रही प्रारंभिक हिंदी वीर परंपरा, लोक आख्यान और धार्मिक प्रवृत्तियों का युग था। देखो आदिकाल की जब बात कर रहे हैं तो आदिकाल का टाइम आपको याद होना चाहिए, है ना। आप ये भी उस टाइम पे याद रखेंगे कि आदिकाल का जो समय है, जो जनरली 800 से लेकर के 1200, 1250, 1300 तक दिखाया जाता है,
उस दौरान इतिहास में क्या घटनाएं चल रही थी, इतना नॉलेज आपको होगा कि उस टाइम पे कौन कौन से ऐतिहासिक स्थिति क्या रही होगी वहाँ की, उसी अनुसार जो वहाँ की रचनाएं लिखी जा रही थी। लड़ाई झगड़े युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे, तो आदिकाल की रचनाओं में वो चीज़ें झलकती हैं। तो आप देखोगे वीर परंपरा भी इसी में है, लोक आख्यान भी इसमें है, धार्मिक प्रवृत्तियों का युग भी था, धर्म का विकास भी जो है इस टाइम पे हो रहा था समाज के अंदर। ठीक है, तो उपलब्ध साहित्य सीमित होने के कारण इसे वीर गाथा युग भी कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं इसको? वीर गाथा युग। तो आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक धाराएं कौन कौन सी है? एक तो वीर काव्य धारा सबसे प्रमुख है ना, क्योंकि युद्ध वगैरह उस टाइम पे ज़्यादा हो रहे थे, तो उस टाइम पे उसको आगे उस टाइम के रचनाकारों ने इस तरह की रचनाएं लिखी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो आदिकाल की सबसे व्यापक और प्रभावशाली साहित्य धारा कौन सी है? वीर गाथा वाली। ठीक है, इसमें युद्ध पराक्रम शौर्य राजा नरेशों के कारनामे युद्ध अभियान राजपूत आदर्शों का चित्रण मिलता है। कवि डिंगल भाषा या डिंगल भाषा जिसको बोलते हैं, डिंगल बोलते हैं, राजस्थान की भाषा है डिंगल। ठीक है, तो जो राजस्थान की जितनी क्षेत्रीय बोलियां उनको एक क्षेत्र में मतलब डिंगल भाषा ज़्यादा प्रचलित रूप है, आप देखोगे तो, है ना। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी डिंगल भाषा में लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है, आलाखंड जो जैसी द्वारा लिखित है ना, खुमान रासो जशवंत रासो और हम्मीर रासो भी जो है इनके इसी वीर वीर गाथा वाले काव्यों की विशेषताएं। इनमें विशेषताएं क्या है? बेसिकली नायक का शौर्य वीरता और गौरव गुणगान किया गया है, अतिशोक्ति वंश प्रशंसति और वीर रस की प्रधानता इनमें देखी जाती है। समाज में युद्ध साहस राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने वाला साहित्य उस टाइम पे लिखा जा रहा था। दूसरा साहित्यिक प्रवृत्ति है धर्म आध्यात्मिक काव्य भी उस टाइम पे लिखा जा रहा था। इस धारा में धार्मिक ग्रंथ चरित्र काव्य भक्तिपरक रचनाएं आती है, ईश्वर की स्तुति नैतिकता मानव धर्म साधना का भी वर्णन मिलता है। भाषा इसमें सरल और लोकाभिमुख है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? अपभ्रंश जैन साहित्य और सुंदरदास चर्यापद परंपरा। इसकी विशेषताएं क्या क्या रही है? इसकी विशेषता है आत्मशुद्धि ज्ञान वैराग्य पर बल, काव्य में दार्शनिकता और उपदेशात्मकता की शैली, मतलब दर्शन भी दिया गया है काव्य के अंदर और उपदेश वाला जो टच भी है यहाँ पे मिलता है आपको देखने के लिए। तीसरा एक प्रवृत्ति है इस आदिकाल काव्य धारा की, आख्यान काव्य धारा भी है। इसमें वीर गाथा और कथा साहित्य का मिश्रण है। मतलब आख्यान का मतलब क्या है? वीर के माध्यम से किसी कथा को कहना, ये आख्यान हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या है? लोक जीवन प्रेम कथा संघर्ष चमत्कार और सामाजिक घटनाएं सबका प्रदर्शन हुआ है। इसमें उमराचारण कथा ढोला मारू की कथा ही लोक प्रचलित है, ये भी उस टाइम की लिखी गई है ना। ढोला मारू की कथा का एग्जाम्पल आप दे सकते हो एग्जाम्पल उसमें आंसर के अंदर। ठीक है, विशेषताएं क्या है? कथा कहानी संवाद गीत प्रचलित है, लोक संस्कृति यात्रा युद्ध प्रेम विरह के प्रसंग जो है आपको इस साहित्य में देखने को मिलता है। एक दूसरी जो चीज़ इस साहित्य में देखने को मिलती है प्रवृत्ति में कि वो लोक साहित्य और मौखिक परंपरा वाला साहित्य है, कि जो साहित्य लिखा गया था वो दरअसल मौखिक रूप में ज़्यादा था। ठीक है, तो इस धारा का अधिकांश साहित्य मौखिक था, मतलब बोलचाल में ज़्यादा प्रचलित था। लिखित इस टाइम के संसाधन बहुत कम थे उस टाइम पे, तो लिखने वाला साहित्य यहाँ से मिला नहीं इतना। ठीक है, इसमें लोकगीत वीर गाथाएं गाथा गीत देवी देवताओं की कथाएं जो है शामिल है। योगदान क्या है इस आदिकाल की इस धारा का? हिंदी भाषा की नींव को मजबूत किया, मतलब हिंदी भाषा का विकास यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना। पुरानी हिंदी जो बोलते हैं वो इसी काल की हिंदी को बोलते हैं, आदिकाल वाली हिंदी को। ठीक है, इसके बाद देखें तो लोकमानस और संस्कृति का मूल स्वर भी इसमें देखने को मिलता है। और जैन और नाथ साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए वो भी इसमें है, जैसे परमचरित वीर साहस। नाथपंथी साहित्य जैसे योग साधना आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार भी इसमें था। भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश और लोक भाषाओं का मिश्रण था। तो निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य बहुधारात्मक था। वीर गाथा मुख्य, परंतु धार्मिक दार्शनिक आख्यान और लोक धाराएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन धाराओं ने आगे चलकर संपूर्ण हिंदी साहित्य की शैली विषय वस्तु और भाषिक विकास की नींव रखी। समझ गए आप? आदिकाल का जो साहित्य है बेसिकली उसकी भाषा की क्या प्रवृत्ति रही है, वो पूरा क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब कृष्ण काव्य धारा की क्या मुख्य विशेषताएं रही है? मैंने आपको कृष्ण है ना, राम और सूफी और संत काव्य, मैंने आपको इन चारों की डिटेल एक पेज में छोटे नोट में मैंने आपको दे दी है। उसको आप लास्ट वाली वीडियो जो आया है थर्ड वाला, उसमें आपको मैंने उसको डिटेल में उसको चर्चा करा है, उसको आप जाके देख लीजिए। कृष्ण काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आप उसको पढ़ने के बाद में इसको देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो भक्ति काल का प्रमुख सगुण धारा है, जिसमें श्री कृष्ण का बाल रूप किशोर रूप रासलीला प्रेम वात्सल्य का दर्शन माखन चोरी आदि का काव्यात्मक वर्णन मिलता है। इसे माधुर्य भाव भी कहा गया है ना। इसमें वृंदावन गोकुल यमुना गोपियाँ राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम दिखाया गया है। ये इसको आप खुद से पढ़ोगे क्योंकि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप इसको पीडीएफ से देख लीजिएगा। ठीक है,
एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको जो 10वां क्वेश्चन आएगा उसमें 4 आपके पार्ट होंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं। तो उसमें एक ये हिंदी कहानी की दलित चेतना, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक की कविता, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसमें से एक पॉइंट अपन जो है अभी डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता कल यही वापस आ जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का अर्थ है ऐसी कविता जो राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करे। इसमें देश प्रेम, स्वतंत्रता की चेतना, सांस्कृतिक गौरव, सामाजिक एकता का भाव सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 के दौरान ये कविता अत्यंत प्रखर रूप से उभरी थी। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रहती है? इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना, ठीक है, राष्ट्र प्रेम की भावना है ना, सांस्कृतिक चेतना के अलावा इसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ाव, ठीक है, प्रेरणा और उत्साह है, ठीक है, प्रेरणा और उत्साह है, सामाजिक एकता और मानवता, ये सारी चीज़ें जो आपको इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं? ठीक है, इसमें मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती रचना, मैंने आपको कई बार इसका जिक्र किया वीडियोस के अंदर, आपको देखना इसको, ये आपको याद भी हो गई होगी अब तक तो। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो झांसी की रानी जो रचना है कि वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। एक रामधारी सिंह दिनकर ने अपना राष्ट्रभक्ति साहित्य लिखा, परशुराम की हुंकार और परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार नाम से 2 रचनाएं लिखी। जयशंकर प्रसाद का इतिहास और संस्कृति का राष्ट्र जोड़ गौरव भी इसमें मिला, जैसे कि आपने स्कंद गुप्त का आज आपने क्वेश्चन देखा होगा, वो भी राष्ट्रवादी से ही जुड़ा हुआ एक रचना है उनकी। महादेवी वर्मा और पंत का स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना के भाव में जो लिखा गया साहित्य है, वो भी आपको राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का ही एग्जाम्पल है वो भी। तो निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता ने भारतीय साहित्य को उत्साह, साहस, सांस्कृतिक गौरव और समाज स्वतंत्रता चेतना दी। यह कविता आगे से ये कविता साहित्य से आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण की सशक्ता का माध्यम बनी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जो है, जो एक बड़ा सा पोर्शन था, काफ़ी ये थोड़ा संजीदा था ये बेसिकली, मैं कह सकता हूँ, बट यस इट वाज टेक्निकल, बट ये नीडफुल था, है ना, ये रिक्वायर्ड था, इसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, होलिस्टिकली का लिखना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए दिमाग में, इसलिए मैंने आपके साथ होलिस्टिकली डिस्कस कर दी है। इसकी PDF जो आपको थोड़ी देर में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।